हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, आज जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ डिमांड। देखिए स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर ये डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो किसी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। उसी सीक्वेंस में अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। जैसा कि हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ एनी गुड्स इंक्रीजेज द डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी decreases and when price decreases the demanded quantity increases। तो स्टूडेंट, ये जो हम बात कर रहे थे इतने टाइम से वही हमारा है लॉ ऑफ डिमांड। यानी डिमांड का लॉ क्या कहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो उस प्रोडक्ट की डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जनरली आप मार्केट के अंदर भी यही चीज़ देखते हैं, हम भी वो प्रोडक्ट खरीदते हैं जो सस्ता होता है। सस्ता होने का मतलब जिसकी प्राइस कम होती है एज़ कम्पेयर टू द बिफोर प्राइसेस। तो जैसे ही किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो लोग उसका कंजम्पशन करना कम कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको कम परचेस करते हैं। और जैसे ही कोई प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता होता है या जिसकी प्राइस डिक्रीज होती है, लोग उसको परचेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो देखिए स्टूडेंट, देख लेते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड के यहाँ पर आपको क्या डेफिनेशन दे रखी है। तो जैसा कि दिया हुआ है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल the quantity demanded increases with a decrease in own price of the commodity। क्या लिखा है, the quantity demanded increases with the decrease in own price of the commodity। कि उस प्रोडक्ट की खुद की commodity की खुद की प्राइस जो है जब वो डिक्रीज हो जाती है तो उसकी डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब वही कि जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांडेड क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। यही है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। स्टूडेंट, एक और चीज़ आपको मेन जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है वो ये है कि इकोनॉमिक्स के अंदर आप कोई भी लॉ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उस लॉ के स्टार्टिंग में आपको एक लाइन जरूर लिखनी है, व्हेन द अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्या लिखना है, व्हेन द अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि देखिए जितने भी लॉज हम पढ़ेंगे इसके अंदर, कुछ आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे लॉ ऑफ डीएमयू आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो, उसमें भी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में यही लाइन लिखी हुई थी कि व्हेन द अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये व्हेन द अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब क्या है। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि वेरियस डिटर्मिनेंट जो होते हैं वो किसी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो जब तक ये डिटर्मिनेंट जो हैं वो कांस्टेंट नहीं होंगे तब तक लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो सकता। क्योंकि ये सारे डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो सारे डिटर्मिनेंट्स किसी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होने के लिए इन सारे डिटर्मिनेंट्स का कांस्टेंट होना कंपलसरी है। इसीलिए उसके लिए एक लाइन लिखी जाती है, व्हेन द अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसी में आगे देखिए लॉ ऑफ डिमांड के अंदर लिख रखा है, जैसे इन अदर वर्ड्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स ओन प्राइजेस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या कहा है कि जो अदर डिटर्मिनेंट्स है, लाइक आपने देखे था पी एक्स, पी आर, वाई, टी और ई। तो पी एक्स को छोड़ करके जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, बाकी के रिमेनिंग डिटर्मिनेंट्स, वो अगर डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट होंगे तभी प्राइस और डिमांडेड क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप जो है वो सेट हो पाएगा। और वही अपना लॉ ऑफ डिमांड कहता है। तो ये चीज़ आपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आगे दे रखा है, द टर्म अदर थिंग्स बीइंग इक्वल implies that all the determinants of the demands other than on price of the commodity remains constant। समझ में आ गया, जो चीज़ मैं इतनी देर से बोल रहा था वही चीज़ यहाँ पर लिख दी गई है। चलिए, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमांड। एक छोटी सी डेफिनेशन और दे रखी है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कि जो भी क्वांटिटी डिमांडेड है और उसकी खुद की प्राइस जो है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यही चीज़ यहाँ पर नीचे वापस एक्सप्लेन भी कर रखी है उन्होंने। द लॉ ऑफ डिमांड्स में बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, वैसे वही डिमांड शेड्यूल के थ्रू हम एक बार वापस देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड किस तरह से एप्लीकेबल होता है। तो देखिए, एक छोटा सा डिमांड शेड्यूल अपने को दे रखा है जिसमें प्राइस दी हुई है हमारे को पी एक्स दे रखी है 10, 9 और 8। तो प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसी तरफ दूसरी तरफ हमारे को दे रखा है क्यू एक्स, यानी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी। तो देखिए, जब 10 रुपीज़ प्राइस थी तो डिमांडेड क्वांटिटी जो थी वो 100 यूनिट्स की थी। जब प्राइस डिक्रीज हुई 10 रुपीज़ से 9 रुपीज़ हुई तो डिमांडेड क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। 100 थी तो वो 150 यूनिट्स हो गई।
फिर प्राइस थोड़ी और चेंज हुई, यानी प्राइस थोड़ी और कम हुई, 8 रुपीज़ पर गई, तो डिमांडेड क्वांटिटी हमारी बढ़ करके 150 से 200 यूनिट्स पर हो गई। तो देखिए यहाँ पर सीधा सा हमारे को दिख रहा है कि यहाँ पर डिमांडेड क्वांटिटी और प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस डिक्रीज हो रही है तो डिमांडेड क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है, और यही अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांडेड क्वांटिटी डिक्रीज होती जाती। तो यही है रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांडेड क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, द शेड्यूल शोज दैट द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम द 100 यूनिट टू 150 यूनिट्स व्हेन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिड्यूसेस फ्रॉम द 10 to 9 पर यूनिट। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, यही चीज़ यहाँ पर वापस एक्सप्लेन की गई है। फिर इसके नीचे आपको डायग्राम दे रखा है, जो आप डिमांड कर्व बना रहे थे वो डिमांड कर्व का डायग्राम जो है वही डायग्राम यहाँ पर भी बनेगा, क्योंकि हमने वहाँ पर भी यही पढ़ा था। डिमांड कर्व में भी इट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द ऑन कमोडिटी, कि खुद की प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सेम ऐसा ही डायग्राम आपको अभी भी दिख रहा है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और यहाँ पर पी और क्यू पर डिमांडेड क्वांटिटी और प्राइस दिखाई गई है, और उसी तरह से P1 और Q1 पर हमारे को चेंजेस प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो दिख रहा है। ठीक है, तो इस डायग्राम से क्लियर हमें दिख रहा है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांडेड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था कि लॉ ऑफ डिमांड या कोई भी डिमांड एप्लीकेबल हो रहा है, कोई भी लॉ अगर इकोनॉमिक्स में एप्लीकेबल होता है तो उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। जैसा कि मैंने एक लाइन में अजम्पशन ले ली थी मेरी, व्हेन द अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये जो व्हेन द अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट वाला कंसेप्ट जो है वो यही है, इट्स एन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि ये सारी अजम्पशंस हैं। मतलब हम वो सारी चीज़ें जो अगर मान करके चलेंगे, कांस्टेंट मान करके चलेंगे, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम देखते हैं वो अजम्पशंस को डिटेल में वापस। वैसे तो एक लाइन में पूरी क्लियर हो रही हैं कि व्हेन द अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, और इसमें मैंने कहा था जो डिमांड को अफेक्ट करने वाले डिटर्मिनेंट्स हैं वो सारे कांस्टेंट होने चाहिए। तो अब इनको अलग अलग दे रखा है, तो हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, कि क्या क्या अजम्पशंस हम मान करके चलेंगे तो लॉ एप्लीकेबल होगा। तो फर्स्ट अजम्पशन है हमारी, द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट होना चाहिए? कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए, तभी जाकर के लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। तो हम जानते हैं कि भाई टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो भी डिमांड को अफेक्ट करता है, और अगर ये चेंज हुआ तो हो सकता है कि प्रोडक्ट की प्राइस बढ़े तो डिमांड कम होने की बजाय बढ़ भी सकती है। हो सकता है कि अगर प्राइस बढ़ रही है प्रोडक्ट की, तो हम जनरली कहते हैं कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांडेड क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर सपोज कीजिए उसी बीच में कस्टमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है उस प्रोडक्ट के फेवर में शिफ्ट हो गया, तो उस केस में क्या होगा? भले ही प्राइस इंक्रीज हो रही है लेकिन फिर भी डिमांडेड क्वांटिटी डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्राइस और टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट द सेकेंड पॉइंट इज देयर इज एन नो चेंज इन द इनकम ऑफ द बायर्स या कंज्यूमर्स की इनकम में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब हमें उसे भी कांस्टेंट अज्यूम करके फिर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल करना है। यानी अगर इनकम में चेंज हुआ तो हो सकता है कि प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो रही है लेकिन फिर भी उसकी डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज भी हो सकती है। और वैसे ही अगर किसी कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो हो सकता है कि प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हो रही हो, फिर भी उसकी डिमांडेड क्वांटिटी इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि उसकी इनकम कम हो गई। और हम जानते हैं देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द बायर एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कि इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि व्हेन इनकम इंक्रीजेज डिमांडेड क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, व्हेन इनकम डिक्रीजेज डिमांडेड क्वांटिटी ऑल्सो डिक्रीजेज। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है अगर इनकम में चेंज होगा तो। फिर नेक्स्ट है हमारा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, या प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब रिलेटेड गुड्स में क्या क्या आते हैं आपको पता ही है। रिलेटेड गुड्स में आपके आते हैं एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है उनकी प्राइस में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उनकी प्राइस भी हमें को कांस्टेंट अज्यूम करनी है, तब जाकर के हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल होगा। क्लियर? एंड लास्ट अजम्पशन इज द कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। इसके साथ साथ में मैंने एक पॉइंट और भी बताया था आपको, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, कि नियर फ्यूचर में प्राइस में चेंज होने की भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस होगी कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, या उस प्रोडक्ट की अवेबिलिटी जो है वो होगी या नहीं होगी इन नियर फ्यूचर, ये जो डिटर्मिनेंट है ये भी करंट डिमांडेड क्वांटिटी जो है उसको बहुत अफेक्ट करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रोडक्ट की फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस जो है वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये सी सारी अजम्पशंस जो हमें मान करके चलनी है व्हेन वी डिस्कस द लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि ये वो सारी अजम्पशंस है, अगर इनको हम कांस्टेंट मान करके नहीं चलेंगे, इनमें कोई चेंज होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है? तो स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या क्या लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस हैं और लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या है। तो स्टूडेंट, अब जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम्स के अंदर एक क्वेश्चन फिक्स है इस टॉपिक पर। तो इस टॉपिक का नाम है वाई मोर ऑफ अ गुड इज़ परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइस फॉल, यानी क्यों एक बायर जो है वो ज़्यादा गुड्स परचेज करने के लिए रेडी होता है जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज़ होती है तब। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं हम, तो वाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, जैसा कि हम कहते हैं ना डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो वही चीज़ यहाँ पर भी कही गई है कि क्यों एक बायर जो है वो कम प्राइजेस पर ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो बाय करने के लिए रेडी होता है, या ज़्यादा प्राइजेस पर कम क्वांटिटी बाय करने के लिए रेडी होता है। तो दो पॉइंट तो ये दे रखे हैं। एक और पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे कि वाई द लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड्स एप्लीकेबल, कि क्यों लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल होता है, या क्या रीज़न है जिनकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट इस चैप्टर में से। तो देखते हैं कि क्यों लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है, या क्यों एक बायर जो है वो कम प्राइजेस पर ज़्यादा क्वांटिटी या ज़्यादा प्राइजेस पर कम क्वांटिटी परचेज करने के लिए रेडी होता है, या हमारा डिमांड करो जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा कि आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, एक लॉ ऑफ DMU क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम किसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन इंक्रीज़ करते जाते हैं तो वैसे वैसे नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी जो होती है हमारे लिए वो डिक्रीज होती जाती है। क्या? व्हेन अ बायर इंक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी देन द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द नेक्स्ट यूनिट विल बी डिक्रीजेज और डिमिनिशेज, कि जैसे जैसे आप किसी प्रोडक्ट की वेरियस यूनिट्स का कंजम्पशन करते हैं तो नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी हमारे लिए डिक्रीज होती जाती है। वही हमारा कहलाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड को एप्लीकेबल होने के पीछे एक बड़ा रीज़न है। क्यों है रीज़न? ध्यान से समझिएगा इसको। जैसा कि हमने कहा अभी, जैसे जैसे हम किसी यूनिट का कंजम्पशन करते जाते हैं तो नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी हमारे लिए कम होती जाती है। तो अब आपको पता है कि अगर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी जो है आपको वो कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी, तो उस केस में आप उस नेक्स्ट यूनिट को परचेज करने के लिए कम अमाउंट देने को रेडी होंगे। क्या होगा? नेक्स्ट यूनिट को परचेज करने के लिए आप कम अमाउंट देने को रेडी होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उस नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो यूटिलिटी आपके लिए कम है, तो इसीलिए बंदा उसके लिए क्या है, कम पेमेंट देने को रेडी होता है, क्योंकि वो जानता है कि उस प्रोडक्ट के या उस यूनिट के कंजम्पशन से उसको यूटिलिटी कम मिलेगी, तो इसीलिए कम अमाउंट उसके लिए पे करने को रेडी होता है। तो देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, यानी हमारी डिमांड या हमारा
कंजम्पशन के लिए हम परचेज जो कर रहे हैं वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो वैसे वैसे वो बंदा उसके लिए क्या करना चाह रहा है, कम अमाउंट देने को रेडी हो रहा है। तो देखिए डिमांड इंक्रीज हो रही है, कब हो रही है इंक्रीज, जब उससे कम अमाउंट उसको देना पड़ रहा है। तो यही हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। समझ में आया सभी को? तो देखिए अब देख लेते हैं इसके अंदर और क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच successive units goes on diminishes. Accordingly, for every additional unit to be purchased, the consumer is willing to pay the less and less prices. Because क्यों कम देने को तैयार होता है? Because the marginal utility derived from the consumption of next commodity will be diminishes. आगे समझ में? वही चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की, सेम लिखा हुआ है वही। तो ये था हमारा फर्स्ट रीज़न बिहाइंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। अब आते हैं हम स्टूडेंट हमारे सेकेंड रीज़न पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। वो है हमारा इनकम इफेक्ट। देखने से तो लग रहा है इनकम इफेक्ट का मतलब यही होगा कि इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और इनकम डिक्रीज होती है तो इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। नॉर्मली यही समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर इनकम इफेक्ट को थोड़ा ध्यान से समझना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लॉ ऑफ डिमांड के एप्लीकेशन के रीज़न। और हम जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड जो एप्लीकेबल होता है वो केवल हम एक ही कंटेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, और वो है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी हमारे को रिलेशनशिप जो है हमेशा वो ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी और डिमांडेड क्वांटिटी के बीच में ही बताना है। लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनकी वजह से वो कैसे अफेक्ट होता है वो चीज़ समझनी है हमें। तो देखिए इनकम इफेक्ट में क्या है, और उसको हम समझते हैं एक अच्छे से एग्जाम्पल से। तो दे रखा है हमारे को, इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंजेस ओइंग्स टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या लिखा है देखिए, रियल इनकम ऑफ द बायर चेंजेस ओइंग टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कि कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने की वजह से कंज्यूमर या बायर की रियल इनकम चेंज हो जाती है, और उसी से डिमांड जो है वो अफेक्ट होती है। यही कहलाता है हमारा इनकम इफेक्ट। विथ अ फॉल इन प्राइस द रियल इनकम इंक्रीजेस, अकॉर्डिंगली द डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्सपांड्स। मतलब कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हो जाती है, प्राइस फॉल होती है, तो उस केस में कंज्यूमर की रियल इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और रियल इनकम जब इंक्रीज हो जाती है तो मार्केट में डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नहीं आया समझ में? चलिए इसको एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए किसी कंज्यूमर की टोटल इनकम जो है वो हम 100 रुपीज़ मानते हैं। कितनी है कंज्यूमर की टोटल इनकम? 100 रुपीज़ की उसकी टोटल इनकम है, और वो मार्केट से एक प्रोडक्ट बाय करता है जिसकी प्राइस है 10 रुपीज़ पर केजी। क्या प्राइस है उसकी? 10 रुपीज़ पर केजी की प्राइस से मार्केट से वो एक आइटम परचेज कर रहा है, और उसकी टोटल इनकम जो है वो 100 रुपीज़ है। तो अब आप देखिए 100 रुपीज़ अगर वो पूरा उस प्रोडक्ट पर स्पेंड करता है तो उस केस में कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर सकता है वो उस प्रोडक्ट की, जो कि मार्केट में 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, कि अब 10 रुपीज़ पर केजी की रेट पर अवेलेबल है। तो देखिए 100 रुपीज़ अगर वो पूरे उस पर स्पेंड करता है तो वो टोटल 10 केजी जो है वो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को परचेज कर सकता है। 10 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग मार्केट में अवेलेबल है तो 10 केजी परचेज होगा। अब हम उस प्रोडक्ट की प्राइस में थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे पहले वो प्रोडक्ट 10 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग मार्केट में मिल रहा था, अभी हम उसकी प्राइस को कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। यानी 10 रुपीज़ से उसकी प्राइस को हम 5 रुपीज़ पर केजी पर लेकर के आ जाते हैं। तो अब देखिए 5 रुपये किलो वो मार्केट में अवेलेबल है, जो भी आइटम है हमारा वो। अब पहले जितनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए, यानी पहले कितनी 10 केजी परचेज कर रहा था वो 100 रुपीज़ में, अब 10 केजी परचेज करने के लिए उसको ओनली कितने रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे? 50 रुपीज़। कितने स्पेंड होंगे? ओनली 50 रुपीज़। 10 केजी आ जाएगा 5 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग। तो देखिए अब 10 केजी आइटम परचेज करने के लिए ओनली उसको 50 रुपीज़ स्पेंड करने पड़े। तो अब बंदे के पास में 50 रुपीज़ जो है अभी भी बैलेंस बचा हुआ है। यानी उसकी इनकम देखिए पहले भी 100 रुपीज़ ही थी, उसकी इनकम अभी भी 100 रुपीज़ ही है, लेकिन पहले 10 केजी आइटम परचेज करने के लिए उसको पूरे 100 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ते थे। लेकिन अब
10 kg उसको परचेज करने के लिए ओनली 50 रुपीज़ जो है वही स्पेंड करने पड़ रहे हैं। तो कंज्यूमर की रियल इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि पहले भी 100 रुपीज़, ये देखिए जो 100 रुपीज़ हम बात कर रहे हैं वो है उसकी मॉनेटरी इनकम, क्या है, मॉनेटरी इनकम, और 50 रुपीज़ जो उसने स्पेंड किए और 50 रुपीज़ उसके सेव हो गए, ये है उसकी रियल इनकम। कि मतलब उसकी जो इनकम है एक्चुअली मॉनेटरी इनकम, उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, और परचेजिंग पावर डिपेंड करती है प्रोडक्ट की प्राइस पर। तो प्राइस पहले 10 रुपीज़ पर केजी था, वो 5 रुपीज़ पर केजी हो गया, तो अब उसको 10 केजी परचेज करने के लिए ओनली 50 रुपीज़ ही स्पेंड करने पड़ रहे हैं, और 50 रुपीज़ की उसकी सेविंग हो गई। अब ये 50 रुपीज़ जो हैं, इन 50 रुपीज़ से हो सकता है या तो वो किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड अराइज करे मार्केट के अंदर, या फिर हो सकता है उसी प्रोडक्ट की जिसको वो पहले परचेज कर रहा था 10 केजी 100 रुपीज़ में, अब वो 50 रुपीज़ में ही परचेज हो रही, तो हो सकता है वो उसी की डिमांड को इंक्रीज कर दे। तब देखिए क्या हुआ, प्रोडक्ट पहले 10 रुपीज़ पर केजी था, हमने उसकी प्राइस को कम किया, 5 रुपीज़ पर केजी पर लेकर के आए। पहले वो 10 केजी परचेज कर रहा था क्योंकि 100 रुपीज़ पूरे उसी में स्पेंड हो रहे थे सारे उसके, लेकिन अब उसी 10 केजी को परचेज करने के लिए उसके ओनली 50 रुपीज़ ही स्पेंड हो रहे हैं। तो अब 50 रुपीज़ जो बच गए, उन 50 रुपीज़ से वो और डिमांड क्रिएट कर सकता है, यानी 10 किलो आइटम वो और परचेज कर सकता है। तो देखिए क्या हुआ, प्राइस कम की हमने तो डिमांडेड क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और ये हुआ किसकी वजह से, कंज्यूमर की रियल इनकम में चेंज होने की वजह से, नॉट मॉनेटरी इनकम, रियल इनकम में चेंज होने की वजह से। तो स्टूडेंट ये था हमारा इनकम इफेक्ट, और आई थिंक आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए 2 रीजंस हो गए हमारे। थर्ड रीजन पर आते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो जैसा आपने पढ़ा है हमारे कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स जो हैं, वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वही जो कहलाता है। उसके अंदर हमारे 2 प्रोडक्ट थे हमारे, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो थे वही है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो देखिए किस तरह से अफेक्ट करता है ये। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू द substitutions of one commodity for the other when it becomes relatively cheaper। ये आपको सभी को पता है कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वो होते हैं जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज़ किए जा सकते हैं, लाइक टी एंड कॉफ़ी। तो हम जानते हैं कि जब एक प्रोडक्ट की, यानी हम एग्जांपल लेते हैं जैसे टी की प्राइजेज इंक्रीज हो जाती हैं, तो डिमांडेड क्वांटिटी किसकी इंक्रीज होगी, कॉफ़ी की। बिकॉज लोग क्या करेंगे, टी महंगी हो गई, इंक्रीज हो गई प्राइजेस, तो वो कॉफ़ी पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो कॉफ़ी की इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन टी की डिमांडेड क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लोग सारे किधर शिफ्ट हो गए, कॉफ़ी पर शिफ्ट हो गए। तो इसलिए कॉफ़ी की तो डिमांडेड क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन टी की जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। यही है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दस व्हेन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स फॉल्स इट बिकम्स चीपर इन रिलेशन टू द कमोडिटी वाई। कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है, जैसे हम एग्जांपल टी का ही लेते हैं वापस, टी की प्राइसेस कम हो जाती है तो वो कॉफ़ी के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, चीपर हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। अकॉर्डिंगली एक्स इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर वाई। तो उस केस में क्या होगा कि लोग कॉफ़ी की जगह पर टी को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, क्योंकि वो कॉफ़ी के कंपैरिजन में चीप हो गई है, सस्ती हो गई है। इट इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और इसी को कहा जाता है एक्सपांशन ऑफ डिमांड, यानी इन डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द डिक्रीज इन प्राइजेस। समझ में आ गया। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फोर्थ रीजन आता है हमारा साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। देखिए स्टूडेंट, जो हमने मार्केट डिमांड फंक्शन पढ़े थे, मार्केट डिमांड फंक्शन के अंदर एक फैक्टर था साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप और साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो भी डिमांडेड क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो इसकी वजह से भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। तो देखिए सीधा सा फंडा है इसके अंदर कि व्हेन द साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप जो है वो इंक्रीज होता है या साइज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो डिमांडेड क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। और जब साइज ऑफ द पॉपुलेशन या साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप डिक्रीज होता है तो डिमांडेड क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, more and more buyers can afford to buy it. Accordingly, the demand for the commodity expands. सीधा सा फंडा है, इसके लिए ध्यान रखना है आपको कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइजेस डिक्रीज हो जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हम पॉइंट कुछ भी लिखें लेकिन हमारे को रिलेशनशिप जो है वो शो करना है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में।
तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द एनी कमोडिटी डिक्रीजेज द नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीजेज। क्योंकि देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं देसी घी की। तो देसी घी जो है वो मार्केट के अंदर अभी करीब 800 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है। यानी 800 रुपीज़ पर केजी या पर लीटर के हिसाब से जो भी कहें आप, वो मार्केट में देसी घी अवेलेबल है। तो 800 रुपये पर केजी के होने की वजह से बहुत सारे लोग क्या इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग इसका कंजम्पशन नहीं करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो परचेज तो 1 केजी करना चाहते हैं, बट उनकी इनकम कम होने की वजह से या प्राइस ज़्यादा होने की वजह से वो लोग 1 केजी की जगह ½ केजी ही परचेज करते हैं। और कुछ लोग उसको परचेज नहीं कर पाते क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं है। अब सपोज कीजिए वो देसी घी जो है वो 800 रुपीज़ पर केजी मार्केट में अवेलेबल था, उसकी प्राइसेस अचानक से डिक्रीज़ हो जाए और वो 800 रुपीज़ पर केजी से 500 रुपीज़ पर केजी पर आ जाए। कितना? 800 से 500 रुपीज़ पर केजी पर आ जाए। तो उस केस में क्या होगा? देखिए प्राइस डिक्रीज़ की है हमने, तो उस केस में क्या होगा कि जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो 800 रुपीज़ पर केजी था, तो अब वो लोग भी उसको अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा, वो लोग जो पहले ½ केजी परचेज़ कर रहे थे क्योंकि वो 800 रुपीज़ पर केजी था, तो अब वो ½ केजी की बजाय उसको 1 केजी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि उस प्रोडक्ट की प्राइस में डिक्रीज़ होने की वजह से नए कंज्यूमर्स जो हैं वो ऐड हो गए। एक तो वो लोग जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि प्राइस ज़्यादा थी, अब वो लोग भी अफोर्ड करने लग गए, तो वो भी परचेज़ करेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी। दूसरा, वो लोग जो कम परचेज़ कर रहे थे क्योंकि प्राइस ज़्यादा थी, अब वो लोग भी ज़्यादा परचेज़ करेंगे क्योंकि प्राइस डिक्रीज़ हो गई, तो इसमें भी डिमांडेड क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई। तो देखिए प्रोडक्ट की प्राइस हमने जैसे ही डिक्रीज़ की तो वैसे ही नए बायर्स जो हैं वो ऐड हो गए, यानी कंज्यूमर ग्रुप जो था वो कंज्यूमर ग्रुप इंक्रीज़ हो गया, और जैसे ही हमारा कंज्यूमर ग्रुप इंक्रीज़ हुआ उसकी डिमांड जो है वो भी इंक्रीज़ हो गई। तो ये था हमारा पॉइंट, साइज़ ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि साइज़ ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप किस तरह से लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होने में हेल्प करता है, या क्यों इसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। तो स्टूडेंट अब लास्ट रीज़न बचता है हमारा, वो है डिफरेंट यूजेस या मल्टीपल यूजेस भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। डिफरेंट यूजेस का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जिनके डिफरेंट यूजेस जो हैं या मल्टीपल यूजेस पॉसिबल होते हैं, तो उनकी वजह से किस तरह से लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। तो देखिए अ गुड मे हैव सेवरल यूजेस लाइक मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हैं हम इसके अंदर एग्जांपल। मिल्क फॉर एग्जांपल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड, चीज़ एंड बटर। इफ़ प्राइस ऑफ द मिल्क रिड्यूसेस इट विल बी पुट टू डिफरेंट यूजेस, अकॉर्डिंगली द डिमांड फॉर द मिल्क एक्सपांड। क्या कहा, एग्जांपल लिया इन्होंने मिल्क का, कि मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके डिफरेंट यूजेस जो हैं पॉसिबल है। मतलब आप इससे कर्ड भी बना सकते हैं, चीज़ भी बना सकते हैं, बटर भी बना सकते हैं, बटर मिल्क भी बना सकते हैं अपन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम इससे मिठाई भी बना सकते हैं, हम और भी कोई दूसरा आइटम जो है वो मिल्क से बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो देखिए इसके डिफरेंट यूजेस पॉसिबल हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर सपोज़ कीजिए अभी मार्केट में मिल्क जो है वो 50 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से अवेलेबल है, क्योंकि अपने हिसाब से अपने को लगता है कि भैया 50 रुपीज़ थोड़ा महंगा है, या मान लेते हैं नॉर्मल प्राइसेज है। अब अगर सपोज़ कीजिए ये 50 रुपीज़ से डाउन होकर के ये 30 रुपीज़ पर लीटर अवेलेबल हो जाए मार्केट के अंदर, कितना, 50 रुपीज़ से इसकी प्राइस डाउन होकर के 30 रुपीज़ पर आ गई, तो हम क्या करेंगे कि इसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसको इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है प्रोडक्ट वो सस्ता हो गया पहले के कंपैरिजन में, और सस्ता हो गया तो हम इसके मल्टीपल यूजेस जो हैं उनका यूज़ करने लग जाएंगे। यानी हम दूध ला करके उसी को घर पर जमा करके और उससे कर्ड बना लेंगे, फिर कर्ड से हम बटर मिल्क भी बना लेंगे, छाछ भी बना लेंगे, उसी से हम बटर भी निकाल लेंगे। फिर एक्स्ट्रा दूध बच गया तो उससे हम घर पर मिठाई भी बना सकते हैं। दूध से हमने रबड़ी बना ली या दूध से हमने मावा बना लिया, फिर उसकी मिठाई बना ली। क्यों कर रहे हैं हम ये इतना सब कुछ? क्योंकि वो प्रोडक्ट सस्ता हो गया पहले के कंपैरिजन में। लेकिन अगर यही चीज़ महंगी हो जाए, यानी अभी दूध 50 रुपये लीटर आ रहा है, तो 50 रुपये लीटर से बढ़ कर के वो उसकी रेट जो है 70 रुपीज़ लीटर हो जाए या 80 रुपये लीटर हो जाए वो, तो उस केस में क्या होगा, हम उसका कंजम्पशन जो है वो लिमिटेड कर देंगे। यानी केवल दूध का यूज़ जो होगा अब वो केवल चाय बनाने में लिए या कॉफ़ी बनाने के लिए, इस काम के लिए ही लिया जाएगा। उससे ना तो हम एक्स्ट्रा ख़रीद करके कर्ड बनाएंगे, ना उससे हम बटर मिल्क बनाएंगे, ना उससे हम बटर बनाएंगे, और ना ही उससे मिठाई बनाएंगे, क्योंकि वो चीज़ क्या हो गई, महंगी हो गई।
तो फिर हम उस केस में क्या सोचेंगे कि अगर यार इन चीज़ों की ज़रूरत होगी हमारे को, कर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ये हम मार्केट से परचेज़ कर लेंगे, क्योंकि अभी दूध बहुत महंगा हो गया है। तो दूध का यूज़ जो है वो लिमिटेड कर देते हैं, केवल टी कॉफ़ी और बच्चों के लिए पिलाने में सुबह यूज़, उसी के लिए उस मिल्क का यूज़ किया जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरह से एक प्रोडक्ट जिसके मल्टीपल यूजेस पॉसिबल हैं, तो जब उसकी प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है तो हम उसके मल्टीपल यूजेस का सबको, मतलब हर यूज़ में उसको लेने लग जाते हैं उस प्रोडक्ट को। लेकिन जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ती है तो हम उसका यूज़ जो है वो लिमिटेड कर देते हैं। तो क्या होता है, प्राइस बढ़ी तो हम उसका यूज़ लिमिटेड कर रहे हैं, मतलब उसकी डिमांडेड क्वांटिटी कम हो जाती है। और जब प्राइस कम हो जाती है तो हम उसका यूज़ बढ़ा देते हैं मल्टीपल यूजेस में, तो उस केस में उसकी डिमांडेड क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो लो हो गया हमारा एप्लीकेबल कि प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट, ये था आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक, वाई द मोर ऑफ गुड्स इज़ परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल। ध्यान रखिएगा, ये तीनों पॉइंट है और तीनों पॉइंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर यही लिखना है कि वाई डिमांड कर्व्स वाई लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल। तो ये 5 पॉइंट लिखने हैं और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे के पॉइंट जो होंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए समझिए इसको, एंड थैंक यू।